अच्छा, कारण क्या है श्रीनगर में ये इतने कम वोट पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि श्रीनगर पे सबकी निगाह लगी हुई थी, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई थे। क्या कारण है, कम क्यों वोट पड़े हैं यहाँ पे? यहाँ की लोकल पार्टीज बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे आपके उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है। ये तो पता है 370 वापस लाओ, 370 जो हटे इसका विरोध, ये एजेंडा नहीं है या इस मुद्दे पे वोट नहीं है? आम लोग भी समझते हैं कि अगर 370 पे कोई वोट मांग रहा है तो वो लाएगा कहाँ से। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 370 वापस लाना, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया है श्रीनगर में। क्या लगता है आपको कि क्या किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को पूरा बहुमत मिल पाएगा? हम लोग कौन होते हैं गवर्नमेंट बनाने वाले। मैं जितना घूमा, जितना लोगों से बात करी, एक नाम उभर के आया इंजीनियर रशीद का। और लोगों ने कहा कि वो उन्होंने बहुत भावनाएं भड़काई और नौजवान जो थे, जो हक की बात करते हैं, जो 370 की बात करते हैं, वो इंजीनियर रशीद की जो बातें थी उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो अब कुछ लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडा चलाया कि उनको जेल से बाहर इसलिए निकाला गया कि वो बीजेपी की मदद कर सकें। क्या इंजीनियर रशीद एक बड़ा फैक्टर बने हैं श्रीनगर में? और मैं हैरान हूँ इस पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। श्रीनगर में हूं, वोटिंग लगभग खत्म होने के आसपास है और यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करके जानने की कोशिश करी कि कश्मीर के लोग 10 साल बाद जब वोट डाल रहे हैं तो क्या है उनके मन में। अलग अलग मिजाज के लोग हैं, अलग अलग रुख रख रहे हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। मैंने सोचा कि कश्मीर के हालात को समझना है तो किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात करना चाहिए। तो मुझे जो बेहतर नाम लगा वो तारिक भाई का लगा। तारिक भाई पिछले 20 सालों से पत्रकारिता में बहुत सक्रिय हैं। इस समय लंदन के एक अखबार के लिए लिख रहे हैं और कश्मीर की राजनीति इनको हथेली की तरह पता होती है। कश्मीर में क्या चल रहा है तारिक भाई को पता रहता है। मुझे बहुत सारी बातें तारिक भाई ने करी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने मुझे आज कई सारे नए आयाम दिए हैं। वोटिंग लगभग ख़त्म हो गई। श्रीनगर में उम्मीद से कम वोट पड़े, लेकिन पुंछ में या जम्मू में ज़्यादा वोट पड़े। क्या लगता है आपको, ये जो रुझान है 10 साल के बाद जो वोटिंग हुई है, क्या संकेत आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि जब आप कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो कश्मीर आज की डेट में मेन स्ट्रीम वाइज पूरा डिवाइडेड है। इन 10 सालों में 6 पार्टियां बनी हैं। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पहले ही थी। फिर अपनी पार्टी बनी जो अल्ताफ़ बुखारी साहब के नेतृत्व में। इंजीनियर रशीद की पार्टी उभर के आई। सजाद लोन जो सीमित थे कुपवारा के एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी उभर के आई है। तो कुल मिला के कोई 6 पार्टीज़ हैं जिनको मतलब अगर देखेंगे कि अपने अपने इलाके में एक मजबूती है। और इस तरह कश्मीर का जो पूरा वोट है वो ऑलमोस्ट डिवाइड है। और गो कि इस वक्त के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपर हैंड दिख रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप देखेंगे तो कश्मीर मुकम्मल तौर पर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में बँट चुका है। तो अब ये जो लग रहा है कि जम्मू ने डिसाइड करना है कि वो किसके साथ हुकूमत बनाएगा। इट इज़ नॉट नाउ कश्मीर जो डिसाइड करेगा। अब जम्मू में चूँकि वहाँ या तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। हालांकि वहाँ पे अपर हैंड बीजेपी का लगता है जो इस तरह है। तो उस सूरत हाल में ये कहना गलत होता है। अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीर क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड जम्मू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो डिसाइड डिवाइडेड है सारा। तो वहाँ से किसको मैंडेट मिलता है वो जाके अगले या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनेगी या दूसरे सहयोगियों को चुनेगी। तो 10 साल के बाद जो उम्मीद लगती थी कि लोग बाहर आएंगे, बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे, स्पेशली श्रीनगर में, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। रजौरी पुंछ में इससे पहले भी वोटिंग पड़ी है और वहाँ पे क्योंकि वहाँ की राजनीति ट्राइबल राजनीति है, वहाँ पहाड़ी वर्सेस गुजर वगैरह है। लेकिन जो यहाँ जो श्रीनगर में एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि एक भयंकर की वोटिंग होगी, लेकिन 2 बजे के आसपास 20% के आसपास वोटिंग टोटल थी। तो उस तरह देखा जाए कि और वो इस मौके पे कि जब एक यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन इसको देखने आया था। अब शाम तक कितने आंकड़े आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 30-32 के आसपास टोटल जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसी के आसपास वो सीमित रहेगी। यहाँ ऊपर फिर कंगन एरिया है, इन्हें गांधरबल एरिया में, वहाँ वोटिंग ठीक होगी। बड़गाम में ठीक हो रही है जो सुनने में आया है। तो ओवरऑल यानी अभी तक कहीं ना कहीं वोटिंग के तय
श्रीनगर में लोगों में रिजर्वेशंस है, यानी अभी उस तरह खुल के नहीं आए। ये फिर आज जो पड़े हैं वोट, ये राजनीति अभी सिर्फ वर्करों के ही दरमियान है। आम लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि साउथ कश्मीर में वोटिंग हुई, वहाँ पे भयंकर वोटिंग हुई, अच्छी खासी वोटिंग हुई, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे 70% एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ भी 60% के आसपास वो सीमित हुए हैं। तो अब नॉर्थ में एक्सपेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वोट अच्छा, पड़ता है। कारण क्या है श्रीनगर में ये इतने कम वोट पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि श्रीनगर पे सबकी निगाह लगी हुई थी, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई थे। क्या कारण है, कम क्यों वोट पड़े यहाँ पे? देखिए, बात यह है कि जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, यानी जब आप इनका देखते हैं मंशूर वगैरह जो मैनिफेस्टो है, तो उस मैनिफेस्टो में वो जो पहले का एक सेंटिमेंट होता था, रीजनल सेंटिमेंट, दैट इज़ मिसिंग। वो कहीं है नहीं। और लोग क्या समझ के वोट करेंगे? मसलन बिजली, पानी, सड़क, ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम है और वो कर देता है। यानी इस दौरान भी अगर आप देखेंगे, जो 10 सालों में एलजी का राज रहा है, कहीं नाली भी ठीक हो गई, कहीं लंब भी लग गए हैं, कहीं जगह नहीं लगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन वो जो धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ की लोकल पार्टीज़ बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे आपके उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है। यानी जो अब यहाँ पे दूसरा इशू है कि यहाँ पे वो जातिवाद पे तो वोट मिलता नहीं, यहाँ पे वोट मिलता है एक एजेंडे पे। बेसिकली एजेंडा नहीं रहा, और लोग ये 370 वापस लाओ, 370 जो हटे इसका विरोध, ये एजेंडा नहीं है या इस मुद्दे पे वोट नहीं है? 370 वापस देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जिसको मांगने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो यहाँ पे 6 तंजीमें हैं छोटी छोटी। सवाल ये है कि जो कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है, मतलब मिलने का मतलब है कि इसके सहयोगी है, तो उन्होंने अपने इसमें मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र ही नहीं किया, वो उस पर चुप्पी साधी है। तो अब आम लोग भी समझते हैं कि अगर 370 पे कोई वोट मांग रहा है तो वो लाएगा कहाँ से, क्योंकि मोदी जी की सरकार सेंटर में है, तो देना वो पार्लियामेंट ने है। तो पार्लियामेंट में इनकी कांग्रेस की इतनी बहुमत है ही नहीं। हमारे जो यहाँ से गए हैं वो 3 एमपी है, वो बेचारे मुश्किल से कभी सेकेंड में नजर आते हैं। तो कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो युवा पीढ़ी ना, जो यंगस्टर्स हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि आप इस चीज़ को कितनी देर आप मतलब बेचेंगे, कि 370 ला रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसी के कारण श्रीनगर में जो है ना वोटिंग बहुत कम हो गई है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 370 वापस लाना, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया श्रीनगर में। बन नहीं पाया क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो पाया। यहाँ के यूथ जो है पढ़े लिखे हैं, आप देखेंगे संडे मार्केट लगता है, एमए लड़का जो होता है वो फड़ी पे होता है। हाँ, पीएचडी किया वो लड़का एक आइसक्रीम बेच रहा था। व्हाई ही विल वोट, फॉर व्हाट ही विल वोट, वो किसके लिए वोट करेगा? खंबा डीसी साहब को एप्लीकेशन देगा, वो लगाएगा। और यूं भी जो ये गवर्नमेंट आ रही है, एक आम परसेप्शन लोगों में है कि इनके पास है ही नहीं कुछ। ये वैसी ही गवर्नमेंट है जहाँ दिल्ली ऐसी है, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, वो चले आपका डिप्टी कमिश्नर तय दिल्ली में होना है, आपका एसएसपी तय दिल्ली में होना है, आपका आईजी तय दिल्ली में होना है, बाकी बच गया म्यूनिसिपैलिटी का सीएमओ और चपड़ासी। अगर उससे कोई मसला हल होता है तो कर लीजिए। तो अच्छा, बताइए तारिक भाई, आपको तो बड़ा अनुभव है, कश्मीर को आपने इतने करीब से देखा है। क्या लगता है आपको कि क्या किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को पूरा बहुमत मिल पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कश्मीर पूरा डिवाइड हो चुका है। ऑलमोस्ट जो अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 10 सालों में आपको हर मोहल्ले की एक पार्टी नजर आएगी। तो फिर आप इनको कंसोलिडेट कैसे करेंगे? हाँ, इसके मुकाबले में जम्मू कंसोलिडेट है। तो ये तो बीजेपी अपनी बात में कामयाब हो गई कि 100%, मतलब जम्मू को कंसोलिडेट किया है। अब उनकी मर्जी है कि वो, हम लोग कौन होते हैं गवर्नमेंट बनाने वाले? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अल्ताफ साहब हो, लोन साहब हो, वो लोग कौन होते हैं? उनके पास तो वो लोग तो सीमित हो गए हैं अपने घरों में, क्योंकि ये लोग मतलब आप देखिए कि ये अलायंस था, गुपकार अलायंस बना, उसमें सारे ये लोग थे। तो जब इलेक्शन की बात आई सब अलग अलग हो गए। यानी इनकी प्रायोरिटी भी कहीं ना कहीं लगती है कि हुकूमत है, मतलब क्यों नहीं ये लड़ पाए एक साथ। एक मैं जितना घूमा, जितना लोगों से बात करी, एक नाम उभर के आया इंजीनियर रशीद का, और लोगों ने कहा कि वो उन्होंने बहुत भावनाएं भड़काई
और नौजवान जो थे जो हक की बात करते हैं, जो 3 की बात करते हैं, वो रशीद की, इंजीनियर रशीद की जो बातें थी उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो अब कुछ लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडा चलाया कि उनको जेल से बाहर इसलिए निकाला गया कि वो बीजेपी की मदद कर सकें। क्या इंजीनियर रशीद एक बड़ा फैक्टर बने हैं श्रीनगर में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद साहब पहले फेज़ में तो साउथ कश्मीर में कोई अट्रैक्शन नहीं बना पाए। शायद उनको टाइम भी नहीं मिला। श्रीनगर में आज चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ भी वो अट्रैक्शन नहीं बना पाए। अब ये है कि बारामूला में क्योंकि उनका नेटिव प्लेस है, होम टाउन है, स्पेशली कुपवारा लंगेट, तो वहाँ मुझे लगता है कि 2-3 सीटों पर वो मतलब उसको गैल्वेनाइज कर सकते हैं। अब जहाँ तक यूथ की भावनाओं का ताल्लुक है, यहाँ मुसीबत ये है हमारे कश्मीर में, और मैं हैरान हूँ इस पर कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, कि यहाँ यूथ अगर किसी किस्म का कोई फेसबुक पोस्ट चढ़ाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन यही यूथ वही कुछ इंजीनियर साहब के रेले में कहता है तो उसको अलाउ किया जाता है। यूथ का यहाँ पे इशू है कि पोस्ट आर्टिकल 370 के बाद उनका कहीं ना कहीं वेंट अभी है। हाँ। उस वेंट का वो इजहार चाहते हैं, उस वेंट का वो एक्सप्रेशन चाहते हैं, और उनको लगा कि इंजीनियर रशीद साहब चूँकि जेल में हैं तो वहाँ से वो वेंट निकल जाए। लेकिन इससे जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सवाल यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है कि जिस कोट अनकोट जो कि उनके मुताबिक यहाँ जो यूथ में एक एग्रेशन है उसको दबाने का तरीका है कि इनको मतलब उन पर नज़र रखी जाए। लेकिन एट द सेम टाइम उसी गवर्नमेंट ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंजीनियर रशीद इसमें इन्वॉल्व है, नो, मतलब उन्होंने एक इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ दिया, उसके पास एक मतलब बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या है कि वो जेल में बंद है, एमपी है इलेक्टेड, सिटिल जेल में बंद है, लेकिन यूथ को उस तरफ धकेला गया है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में ये चाहते क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई ना कोई लॉबी ऐसी है जो इस सेंटिमेंट को जिंदा रखना चाहती है, जो इंजीनियर रशीद बोल रहे हैं उसको जिंदा रखना चाहते हैं। हाँ, ताकि उसी के अगेंस्ट ये शायद कहीं और कंसोलिडेट बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये इनडायरेक्ट इशारा ये है कि ये जो फीलिंग्स हैं, जो कश्मीर के नौजवान की फीलिंग्स हैं, जो इंजीनियर रशीद अपने भाषणों में कह रहे हैं, भले ही आप एक तबका उनको अलगाववादी कह रहे हो, लेकिन आपका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूट कर रहा है कि वो बातें आए, यूथ उधर चला जाए तो इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान हो जाए। मतलब ये देखिए ना, ये तो बहुत हल्की राजनीति है, ये नहीं देश के हित में, ये बिल्कुल नहीं। वो हो कहा रही है देश के हित में, राजनीति हल्की हो ही रही है। हाँ, मतलब इसमें यह है कि बीजेपी को या किसी पार्टी को या किसी लीडर को या किसी इवन ऑफिसर को ये सूट करे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कश्मीर के लिए सूट, कश्मीर के, क्योंकि इस चीज़ ने 30 साल में हमें जो दिया है उसके जख्म आज भी हम निकालने की और भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके किसी खास लॉबिस्टों का डबल स्टैंडर्ड है, वो इस देश के हित में नहीं है और जिस देश के वेल विशर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जितना मैं इन 2-3 दिनों में घूमा, मैंने मेरे ख्याल से लगभग 100 लोगों में बात की होगी, उनमें से अधिकांश की 2 बातें थी नाराजगी अगर मैं बहुमत में देखूं। पहली बात थी कि कश्मीर में बेरोजगार बहुत है, दूसरी बात थी सबका मानना ये था कि ड्रग्स बहुत बढ़ गया, और जो बेरोजगार हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। तो ये कश्मीर के लिए एक बड़ा ख़तरनाक साइन है कि अगर कश्मीर का नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहा है, सब सीमाएं सील हैं, तो पहला सवाल ये ड्रग्स आ कहाँ से रही है, और नौकरियां नहीं हैं। अगर 10 सालों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाने की बात की गई थी, वो नहीं आ पाई, नौकरियां नहीं हैं, तो फिर इस नौजवान के सामने रास्ते क्या क्या बचेंगे? रास्ते यही होंगे कि बेरोज़गारी में फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन में उसे कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई लॉबी ऐसी है जिनने कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। यहाँ पॉलिटिकल टेस्ट होते हैं, यहाँ इंसर्जेंसीज के टेस्ट होते हैं, और उस सूरत हाल में जो पॉलिटिकल हायरअप्स जो हैं, हायरार्की जो है, उनको इस पे एक मरतबा सोचना चाहिए कि
इन द मीन टाइम, और ये आग जो है ना, जब इंसान किसी के घर में आग लगाता है तो उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके घर में वो आग कब घुस जाती है। और मुझे लगता है कि वो वक्त गॉड फॉरबिड नहीं आना चाहिए जब ये इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे और नहीं बुझा पाएंगे। हाँ, ये बड़ी खतरनाक बात यह है कि जो आतंकवाद अभी तक हमको घाटी के हिस्सों में दिखता था, प्रधानमंत्री जी के 100 दिन पूरे हुए इधर और देखा हमने कि 20-22 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो गए और वो जम्मू की तरफ बढ़ गया। हाँ, जो वो खतरनाक बात है कि वो जम्मू की तरफ बढ़ गया आतंकवाद। मतलब जम्मू के किन एरियाज में? कुटवा, रियासी, उधमपुर, राजौरी एंड पुंछ, ये सब हिंदू बहुल इलाके हैं। कुटवा, जो उधमपुर और रियासी तो हिंदू डोमिनेटेड है, राजौरी पुंछ में मिक्स है। लेकिन इशू ये है कि वो एरिया हमेशा सेफ होता था। बॉर्डर एरिया के बावजूद वहाँ के लोग हमेशा शांति चाहते थे और गवर्नमेंट ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े थे। लेकिन एक सवाल पैदा हो गया है कि जाहिर सी बात है, आप ये तो नहीं कहेंगे कि वहाँ जाके कश्मीरी ने इनको शरण दिया। सही बात है, ये बात तो नहीं कहते ये तो नहीं कह सकते कि घाटी से लोग आए और शरण दे दिया। हाँ, शरण तो वहीं देते हैं वहाँ का, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो। है ये क्यों ये सिचुएशन ऐसी पैदा हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिंसियरिटी लीक कर रही है, कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है जो एड्रेस नहीं हो रहा है। और उन एरियाज में इस तरह की एक्टिविटीज़ होने का मतलब है कि बहुत बड़ा, मतलब पंजाब साथ में, पंजाब का बॉर्डर साथ में। तो मुझे लगता है कि ये टाइम बीइंग, क्योंकि जो पॉलिटिकल हायर अप्स होती हैं उनका एक मामला होता है, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, उनको एक मतलब फिर इस पर सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हुकूमत बनेगी, गवर्नर बैठे हैं, क्या लगता है कि अगर सरकार बन भी गई किसी के दो गठबंधन की, किसी अकेले की, क्या सरकार आसानी से चल पाएगी या दिल्ली जैसा हाल होगा कि उपराज्यपाल जो तय करेगा वही सब कुछ होगा? डिपेंड है कि अगर तो सरकार के साथ बीजेपी होगी तो समस्या नहीं है, फिर तो आराम से चलेगी, चल जाएगी। हाँ, अगर बीजेपी नहीं होगी तो मुसीबत होगी। तो फिर वही होगा जो दिल्ली में होता है। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया तारिक भाई। ये थे तारिक जी और उन्होंने विस्तार के साथ बताया कश्मीर के हालात क्या हैं बताया, और बहुत नाजुक डगर है कश्मीर की, बहुत सेंसिटिव है यहाँ का मामला। रोज़गार यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बड़े पुख्ता तरीके से कह रहा हूँ कि लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनको रोज़गार नहीं है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, मुझे कई लोगों ने बताया। और ऐसे नौजवानों को कोई भी आराम से बहला सकता है। तो भारत सरकार को चाहिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को काम पे लगाएं, धंधे पे लगाएं, उनके रोज़गार दें, उनको नौकरी दें, तब कश्मीर और डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। कैसी लगी बातचीत आप ज़रूर बताइएगा। योगेश के साथ में संजय शर्मा, श्रीनगर से।